नव वर्ष 2016 में आप सभी का स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। नया साल हमेशा एक नई ऊर्जा लेकर के आता है, नया साल हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आता है और शायद यही एक वजह होती है कि नए साल में अमूमन लोग कई सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं या फिर कुछ संकल्प लेते हैं। संकल्प कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके पर्सनल बदलाव के लिए होते हैं और कुछ संकल्प ऐसे भी होते हैं जो कि समाज में एक बदलाव लाने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा और आज जेनेक्स के पटल पर इसी मुद्दे को हम उठाएंगे कि यंगस्टर्स क्या कुछ सोचते हैं संकल्प के बारे में, वो क्या संकल्प लेंगे नए साल के अंदर और जो संकल्प लेने वाले हैं उससे समाज में किस तरह से बदलाव आएगा। जो संकल्प लेंगे उसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। और जेनेक्स में जो आज हमारे साथ जो एक गेस्ट का पैनल जुड़ रहा है जो कि इसी मुद्दे पर अपनी राय शुमारी करेगा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिव गेरा साहब जो कि मोटिवेटर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मनीषा प्रियम जी जुड़ रही हैं जो कि सोशल और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। खेड़ा साहब, ये डिटर्मिनेशन, सेल्फ मोटिवेशन, ये किस तरह से आई इन यंगस्टर्स के अंदर? किसी ने सही कहा कि कम से कम चांद की तरफ निशाना लगाओगे तो अगर मिस भी कर जाओगे कम से कम सितारे बन जाओगे जी। तो इसलिए ऐसा है, आज जिंदगी में एक बड़ा लक्ष्य लेना चाहिए आदमी को। लेकिन छोटी सी बात कहता हूं, इस उम्र में हमने भी बहुत से रेजोल्यूशन लिए थे जी। लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरी है, टाइम बीता है, एक चीज सीखी मैंने कि जो जिंदगी में जीतने वाले होते हैं उनके लिए हर दिन जनवरी पहली होती है। हर दिन जिंदगी में कभी भी रेजोल्यूशन बना सकते हैं और उनके लिए कैलेंडर ईयर नहीं घूमना चाहिए। उनका जिस दिन दिमाग कमिटमेंट आ जाएगी उस दिन रेजोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि इस वजह से कहता हूं, तकरीबन आप देखेंगे जो कैलेंडर ईयर के हिसाब से न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, तकरीबन 90% लोग एक हफ्ते में, पहले हफ्ते में न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही तोड़ देते हैं। जी बिल्कुल, 90% जी। ये देखा गया है। लेकिन बात यह है, किसी की मोटिवेशन 1 घंटा रहती है, किसी की मोटिवेशन 1 दिन रहती है, किसी की मोटिवेशन 1 हफ्ता रहती है, किसी की मोटिवेशन 1 साल और जिंदगी तक रहती है। तो बात यह है, जब अगर हमने कुछ हासिल करना है तो अपनी मोटिवेशन को बढ़ा के रखना है, उसी हिसाब से उसको कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं चलाना चाहिए, हमारे को आगे जिंदगी के हिसाब से चलाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मनीषा जी, आपके पास आना चाहूंगा, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि पहले घंटे में कोई लोग तोड़ देते हैं। जो पीढ़ी आप यहाँ हमारे सामने लेके आए हैं, ये तो गुलदस्ता है वक्त का। समय का आगाज इन्हीं का है, चाहे वो 65% रहे या 35% रहे। आने वाला समय क्या होगा ये यही तय करते हैं। तो आप, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है कि छोटी छोटी उम्मीदों पे आपके जनरेशन के लोग, जो नए साल, ये दिन, तो ये एक हौसला अफजाई की बात है। हमारे ऐसे लोग एक लंबे काल में समय को देखते हैं। 2014, 15, 16, कई बार 3 साल की प्लानिंग एक साथ हो गई रहती है। लेकिन अच्छी बात ये लगती है कि आपके सामने जो उम्मीद दिखती है कि आज ये दिन है, कल वो, तो आपके लिए हर एक घड़ी जीने का जो आपका उत्साह है वो देख के बहुत ही मजा आता है जी। तो आप हर एक घड़ी को जीने की कोशिश कीजिए। और मेरा ये मानना है कि नया साल जो है, मोटिवेशन, चैलेंज, दुनिया में क्या होगा, हर तरह की बात सोचिए। लेकिन ये भी सोचिए, एक मनन में अपना आप समय बिताइए और सोचिए कि क्या अब करूं नायाब कि ये वक्त जो गुजर रहा है ये कुछ अलग सा बीते। और आपको इस बात को सुन के मजा आएगा कि अभी मैं जब देखती हूँ कि हम लोग सब एक अग्रीड कैलेंडर पर न्यू ईयर मनाते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे दिखता है कि ये द्योतक है कि किस तरह से हम भारत में एक साथ सोचने लगे हैं। मैं जब अपनी दादी से पूछती थी कि आपको याद है क्या किस साल में मेरे पिताजी का जन्म हुआ था, तो घूम के मुझसे कहती थी याद नहीं, साल याद नहीं था, दिन याद नहीं था। फिर मैं पूछती थी कुछ तो बताओ, फिर मैं पूछती कि मैं कैसे पिताजी का बर्थडे मनाऊं, तो मुझे कहती थी एक ही घटना याद है, बहुत बड़ा भूकंप आया था, उसके शायद पहले वो जन्मे थे। तो दादी के समय से मेरे पिताजी, जिनको कोई ग्रज नहीं रहा कि उनकी अपनी माँ को उनका जन्मदिन नहीं याद था, और वहां से यहाँ तक कि हम एक समय मिल रहे हैं, हम लोग सबको ही कहने के लिए कि नया साल होने वाला है, और स्क्रीन पे हम देखेंगे कि पूरी दुनिया कह रही है कि नया साल होने वाला है। तो ये आपकी उम्मीद, आपका हौसला और एक तरह से ग्लोबल मार्च समय का तो है ही है जी। अब इसको आप कैसे बदलिएगा और इसको किस तरह से जीवन से आप भरिएगा, वो देखने के लिए हम बगल में खड़े रहेंगे।
लेकिन ये जो चित्र खुलेगा वो आपका चित्र है। जी बिल्कुल, यानी कि एंथुसियाज्म होना चाहिए, ये आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। कई लोगों के सवाल है वो भी इनसे ले लेते हैं। क्या कुछ सवाल आपका रहेगा? मेरा क्वेश्चन है कि साल के शुरुआत में सब लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, पर ईयर एंड होते होते सब उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो एक इंसान की क्या डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, क्या उसके स्टेप्स होने चाहिए कि वो उसे अचीव कर ले? आप लोग यकीन नहीं करोगे, पहले मैं बहुत लेजीनेस थी मेरे अंदर, बट मैंने 2015 स्टार्ट होने से पहले ये लेजीनेस का प्रॉमिस किया था खुद से कि मैं खुद अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठूंगी मॉर्निंग में, और मैंने ये पूरा भी किया डेफिनेटली। पहले मैं टाइम के बहुत पहले पहुंच जाती थी कि नहीं शायद शुरू हो गया होगा, शायद पहले मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन मैं टाइम से पहले पहुंच जाती थी वहाँ पे। लेकिन मैंने पिछले साल ये रेजोल्यूशन किया था कि मैं एग्जैक्ट उस टाइम पे जाऊंगी जब मुझे वहाँ जाना है, और मैं पूरे साल जहाँ भी गई हूँ एग्जैक्ट उसी टाइम पे गई। आपके जो गोल होते हैं वो गोल किस प्रकार के होने चाहिए? एक इम्प्रैक्टिकल सा गोल होना चाहिए, या फिर ऐसा गोल जो आपको लगे कि प्रैक्टिकल ये पॉसिबल है, इसे मैं कर सकता हूं और वही उसे अपनाना चाहिए? रेजोल्यूशन का जो काइंड होता है, जो तरीका होता है, जो तौर होता है, वो किस तरह का होना चाहिए? गोल सेटिंग जो है वो एक सपने और गोल्स अलग अलग चीज होती हैं। इसी गोल्स की डेफिनेशन क्या है? ए गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन, क्लियर डायरेक्शन एंड अ प्लान ऑफ एक्शन। मतलब उसका एक एक्शन जब तक उसको हासिल करने का नहीं होगा तो वो एक ड्रीम रहेगी, वो लक्ष्य नहीं रहेगा। लक्ष्य हमेशा एक टाइम बाउंड होता है, इसकी इट इज नेवर ओपन एंडेड। उसकी एक स्टार्टिंग डेट होती है, फिनिश डेट होती है हमेशा, अदरवाइज वो लक्ष्य नहीं है। तो जिस तरीके से आप एक ट्रेन टिकट लेते हैं उसमें स्टार्टिंग डेट, फिनिश डेट, स्टार्टिंग टाइम, फिनिश टाइम, स्टार्टिंग डेस्टिनेशन, फिनिश डेस्टिनेशन, डिस्टेंस, क्लास, ट्रैवल, प्राइस, दैट्स इट। ये है गोल सेटिंग। और किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाए वो जिंदगी में कभी लक्ष्य है ही नहीं। वो मोटिवेट नहीं करता आपको। लक्ष्य दे शुड बी स्लाइटली आउट ऑफ रीच बट नॉट आउट ऑफ साइट। ठीक है। आउट ऑफ रीच जो है मोटिवेटिंग करता है, आउट ऑफ साइट डिमोटिवेट करता है। बिल्कुल, यानी कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो ये जो बात आती है कि आपको अपने लक्ष्य पे बिल्कुल निशाना लगा के रखना चाहिए। लेकिन मनीषा मैम, सरकार कई सारी ऐसी योजनाएं लेकर के आई है, या फिर यूं कही कि कई सारी पहल लेकर करके कर रही है, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान की हो। ये भी बात चली कि पोल्यूशन को कम करने के लिए भी कई सारी कवायदें शुरू हो चुकी हैं। ये यंगस्टर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ऐसे में। ये जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो कैसा है? क्योंकि यंगस्टर्स वही होते हैं जो, क्योंकि समाज की अगर हम बात करें तो रेड लाइट जंप कर जाते हैं। ये वही यंगस्टर्स हम लोग होते हैं कि जहां स्वच्छता की बात आती है वहां पे स्वच्छता को मेंटेन कई बार नहीं भी करते, वहीं पे गंदगी भी कर देते हैं। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन किस तरह से आ सकता है, और क्या ये इनमें है या इनमें अभी आना बाकी है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नटखट जरूर होगा ये जनरेशन, पर मैं मानती हूँ कि सोचने वाला जनरेशन है ये। इनका तरीका अलग हो सकता है। मैं चुनाव सब चर्चा यहाँ करना ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों को, मुझे पता है। पर पिछले दिल्ली के चुनाव में मैं गलियों में घूम रही थी, तो किसी दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी में एक गली में आपके जैसे एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने बोला आपके यहाँ कुछ सभाएं जब हों, मीटिंग्स, तो मुझे छोटी सभाओं में बुलाइए, बड़े नेताओं की बात मैं नहीं सुनना चाहती, मैं आपकी चर्चा सुनना चाहती हूँ। तो मैं हाँ ज़रूर बताएंगे। तो मैंने अपना नंबर उनको दिया। नहीं ऐसे नहीं, व्हाट्सएप करेंगे आपको। अब बताइए, तो मैंने कहा मैं नहीं बहुत आसान है। तो पहले उसने मुझे कन्वर्ट किया और व्हाट्सएप के हाईवे पे मुझे घुसाया, और उसके बाद व्हाट्सएप के जरिए हाय देयर आवर मीटिंग ऑन। तो आपके बातचीत का तौर तरीका, अगर मैं उतने सही कहती कि नहीं देखिए ये हाय कर रहा है मुझे, मैं बहुत सीरियस, मैंने कहा ये मुझे इतनी मेहनत करके इसने मुझे संगम विहार की उस गली में सिखाया है कि व्हाट्सएप का हाईवे ये है, क्यों ना मैं भी इसके साथ चढ़ के देखूं, उसके आंख, उसके सपने के जरिए देखूं कि वह कैसा परिवर्तन चाहता है। मेरे हिसाब से आपके जो जनरेशन है उसके सामने जिम्मेवारियां इतनी है कि इतने स्पष्ट रूप से जब आप समझते हैं तो अकेले मत एक्ट कीजिए, आप कलेक्टिवली एक्ट कीजिए। और आप पूछिए ये अपने आप से, पहले हुल्लड़बाजी करने के बजाय पहले पूछिए कि भाई क्या क्या कहा गया था। अगर नहीं हुआ है तो आप ब्लॉग कीजिए ना, व्हाट्सएप वाले तो ब्लॉग भी करते हैं। मैं ये सोच रही थी एक दिन कि मकौले ने जो नीति बनाई कि यहाँ अंग्रेजवा शासन में यहाँ पे हम खूब क्लर्क बनाएंगे और हम जैसी व्यवस्था चाहते हैं उसके लिए शिक्षा देंगे, उस तोड़ मड़ोड़ में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जो इनकी मंशा हो और चाहे जितनी भी इनके पास सत्ता की शक्ति हो, मैं वृक्ष के नीचे भी बैठ के पढ़ाऊंगा।
एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भी कहानी है, एक उनकी भी कथा है, BHU की कहानी है। जब मैं पढ़ रही थी तो मदन मोहन मालवीय जी कहीं गए, किसी प्रिंसली स्टेट में पैसा मांगा, तिरस्कृत करने के लिए अपनी जूती किसी नवाब ने उनके सामने फेंक दी। वो जूती लेकर फिर वो गए कि कुछ तो आप दीजिए, हम एक विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं। तो आप ये समझिए कि ये विश्वविद्यालय जिनको आप सोच रहे हैं कि सरकार को खोलना चाहिए, वास्तव में कुछ मनुष्यों के विवेक और चिंतन और हौसला का परिचायक है। यानी एक यंगस्टर्स की भी जिम्मेदारी रहती है। एक मिनट, कि मैं ये कह रही हूं कि हमारे विश्वविद्यालय जो हैं इनको मूर्त मत समझिए, या आपके हौसले का परिचायक होंगे। अगर आपको लगता है कि गरीब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो आपके कलेक्टिव का एफर्ट है। एक इतना नायाब स्कूल पेड़ के नीचे खोलिए, रात को खोलिए, कि दुनिया आके देखे कि आपने किया क्या। आप एक नया उसमें कुछ अपने इनोवेटिव मॉडल निकाल के दिखाइए, ताकि हम सोचें कि हमने जो वक्त है और पैसा, संसाधन, धन, सत्ता, सब को जाया कर दिया। आपने बदला। जैसे हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो इतना अच्छा काम करते हैं, तो हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट करें? मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने सारे सराउंडिंग्स को क्लीन रखूं, ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने हमारा स्वच्छ भारत अभियान शुरू करा है उसमें। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे साथ पापा और भैया मेरे साथ जाते हैं। तो मैं इस 2016 में मैं प्रतिज्ञा कर रही हूँ, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी और खुद आना जाना सीखूंगी। अच्छा, साथ में क्यों जाते हैं आपके? वो सुरक्षा के लिए, उनको जैसे डर रहता है कि कहीं कुछ खतरा ना हो जाए। तो मैं रहीम दास जी के इस दोहे को मानती हूँ, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग। क्या बात है। आपका कोई रेजोल्यूशन? I want to explore the hidden gems of my country and I think कि आजकल का यूथ अपने ट्रेडिशन और अपने खुद के कल्चर से इतना आइडेंटिफाइड नहीं है। सो आई वांट टू वर्क फॉर इट। यानी आप टूरिज्म यानी घूमना फिरना चाहते हैं। खेड़ा साहब, ये जो डिटर्मिनेशन जो कि समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, इसमें ये क्या कुछ कर सकते हैं कि ये पूरे साल नहीं, मतलब रोजाना हमेशा के लिए करते रहें, इसको फॉलो करते रहें? बहुत देशों में कानून ऐसे बने हुए हैं, जैसे सिंगापुर में 7 साल के बाद कोई गाड़ी रोड पे नहीं चलती है, एटलीस्ट कोई टैक्सी नहीं चलती है। तो वहाँ पे उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल किया है। छोटा सा देश है, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इस तरीके से अपने आप को आज दुनिया में अपना बहुत अच्छा ऊपर नाम किया है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द थर्ड मोस्ट ऑनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। थर्ड मोस्ट ऑनेस्ट कंट्री। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 है। नॉट ओनली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नंबर 1 है, बट थर्ड मोस्ट ऑनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन उनके दिमाग में एक चीज आती है, जब उन्होंने अपना नाम तीसरे नंबर पे पढ़ा कि एज अ थर्ड मोस्ट ऑनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उनके वहां पर सिंगापुर में सभी नागरिक के दिमाग में एक सोच आई कि हम थर्ड क्यों हैं, हम फर्स्ट क्यों नहीं जी, पहला नंबर एज मोस्ट ऑनेस्ट कंट्री क्यों नहीं है। तो ये है एक देश का हित, अपना हित से ऊपर रखना, और तभी देश उन्नति करता है। और लेकिन मैं आपको छोटा सा, मैं बल्कि पिछले 3-4 दिनों से मैं देख रहा था, ये क्रिकेट क्लब का जो हो रहा है, बातचीत हो रही थी लेट अर्लियर, तो तकरीबन मैंने किसी एक आदमी की इंटरव्यू सुनी, तो कहता है कि साहब मैं एक पार्टी मैन हूँ, आई एम अ पार्टी मैन, आई एम अ पार्टी मैन, आई एम अ पार्टी मैन, मेरी जो लॉयल्टी है पार्टी की तरफ है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। दुख की बात यह है, हमारे को इस देश में बहुत पार्टी मैन है, कंट्री मैन नहीं है साहब। ओके, नाइस पॉइंट। सी वी वांट टू हैव कंट्री मैन, नॉट पार्टी मैन। जी, सी पार्टी को देखते हो, पार्टी अगर गलत भी करती है, पार्टी को सपोर्ट करते हो। जी बिल्कुल, तो ये हमें पहले इंडियन होना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैम आपके पास इस पॉइंट पे आना चाहूंगा, ये लोग, कई लोग काम करना चाहते हैं कि समाज के लिए हम लोग काम करें, मोटिवेशन नहीं मिल पाती है इन यंगस्टर्स को। वो लगातार जो एक सिलसिला होना चाहिए कि लगातार उसके लिए काम करते जाएं, क्या लगता है कि कोई कोर्स करिकुलम भी होना चाहिए जिसमें एक सेल्फ डिसिप्लिन की बात आती है? देखिए, कोर्स करिकुलम ये सब का किरण वाली बातें मुझे लगता है कुछ चीजें, जैसे बातचीत में आपसे बहुत संप्रेषण हो रहा है और ये बहुत इफेक्टिव संप्रेषण है, तो आपके जनरेशन पर ये विशेष जिम्मेवारी है। और यहाँ मैं हल्की सी आलोचना भी आप लोगों की करूंगी कि जब आप स्व करते हो ना, तो स्व में आप, मैं, मेरा, थोबड़ा, मेरी खूबसूरती पर बड़ा ध्यान देते हो। लेकिन आप सोचो, जैसे आपने बोला कंट्रीमैन, वैसे आप सोचो, क्या आप एक मुन्ना भाई की तरह एक कोई कैंपेन कर सकते हो जिसमें कि आप एक कोई गलत प्रैक्टिस इस शहर का एक बंद करा दो? दूसरी बात, सड़क पर जब आप देखते हो धुआं और ईंधन, वो नेगेटिव स्ट्रक्चर से बंद करा रहे हैं,
लेकिन क्या हम साइकिल को प्रोत्साहन दे सकते हैं? खुद Reclaim से the आपको city. कई सारे इनिशिएटिव लेने होंगे। मैं आपके पास यहाँ पे आना चाहूंगा, आप में से कोई अपना, मैम आप ही से पॉइंट ले समझने की कोशिश करता हूँ, आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? आप तो रोज बच्चों से डील करते हैं, क्या ये बच्चे, आप जैसे मैम बता रही हैं, क्या इनमें वो क्षमता है कि वो चेंज ला सके? मुन्ना भाई की बात की है मैम ने, लेकिन क्या लगता है कि ऐसे लोग हैं जो इनिशिएटिव ले सके आज के हमारे यंगस्टर्स? Our youngsters are very good. They can fulfill the resolution. But my problem is not with the youngster. My problem is with the parents. The parents do not trust the children. Okay. And they do not give any responsibility to the students. So that is, there's a big gap between the parent and the students. ठीक है। And because of that, we are having so much of confusion in the society. So my resolution will be this year that I'll try to convince my parents, please listen to the young mind. ओके, प्लीज लिसन टू यंग माइंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया। खीरा साहब, ये पेरेंट्स कैसे बच्चों पे ट्रस्ट करे, भरोसा करे? समाज, सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी तो बाद में आती है, आपके घर में पेरेंट्स ही आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ट्रस्ट फैक्टर या कम्युनिकेशन किस तरह से इसको इंप्रूव किया जा सकता है? इन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई, क्योंकि बहुत बारी स्कूल कॉलेजेस मुझे बुलाते हैं बात करने के लिए कि पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चों से बात कीजिए एंड इनकी वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हैं, डिसिप्लिन ख़त्म हो चुका है। तो मेरा एक ही जवाब है, प्रॉब्लम पेरेंट्स, बच्चों के साथ नहीं है, प्रॉब्लम इज़ विद द पेरेंट्स टुडे। प्रॉब्लम इज़ विद द पेरेंट्स। किसी ने बहुत सही बात कही है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही रिश्ते सुधारते हैं, दुनिया सज़ा देती है। कौन से 2 रिश्ते हैं? एक माँ बाप का रिश्ता है और एक टीचर का रिश्ता है जो सुधारता है। दुनिया कभी सुधारती नहीं है, दुनिया हमेशा सज़ा देती है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो बात यह है, पेरेंट्स को, आपने अभी बात कही रेड लाइट जंप करने की, कोई नहीं देख रहा है तो जंप कर दो, बच्चों की ये फितरत है। मैं आई डोंट एग्री विद दैट। यू टेल मी वन थिंग, बच्चों की फितरत थोड़ी है, बच्चे कहां से सीखे रेड लाइट जंप करने के लिए? इमीडिएट उनसे, जो यंगस्टर्स अपने माँ बाप से सीखे, पॉलिटिशियन से सीखे, वो सारे जितने वही काम कर रहे हैं वहीं से सीखे। सो यू कैन नॉट ब्लेम द चिल्ड्रन। What they are seeing is what they are doing. Okay. How can you blame them? Values एक समाज में, परिवार में कहां से आती है? तो ये values, संस्कार कहां से आते हैं? ये संस्कार किस तरह से आएंगे इनके अंदर? क्या पेरेंट्स जब ये सब काम कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा है? आज बच्चों को शिक्षा मिल रही है, संस्कार नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल। ध्यान से सुनिए, बिल्कुल। शिक्षा मिल रही है, संस्कार नहीं मिल रहे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया आपने। दे आर गेटिंग इंफॉर्मेशन, दे आर गेटिंग नॉलेज, बट सभ्यता नहीं मिल रही है। तो बात यह है कि जो एजुकेशन होती है, 2 किस्म की एजुकेशन होती है। वो उसका एक जीविका कमाना सिखाती है और दूसरा जीना सिखाती है, और एक के बिना दूसरी अधूरी होती है जी। तो आज 90% जो चीजें बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं, वो जिंदगी में हम बड़े होके वो इस्तेमाल नहीं करते, और जो 90% चीजें जो चाहिए हमें जिंदगी के लिए, वो पढ़ाई नहीं जाती जी। मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूं, तो मैं एक कॉर्पोरेट में प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने कहा कि भैया हम जो यहाँ पे कॉर्पोरेट में कर रहे हैं, हम रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयर, अगर प्रिपेयर करते बच्चों को तो रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया। प्रिपेयर करो, रिपेयर मत करो। दैट इज व्हाट यू नीड। बच्चों को यहां प्रिपेयर करोगे, रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी ने बहुत सही बात कही है, अच्छे स्कूल खोलो, आपको जेल नहीं खोलने पड़ेंगे दुनिया में। बहुत बढ़िया। सी ये देखिए, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की भी आ जाती है। लेकिन मैम आपके पास आना चाहूंगा। सर अभी सिंगापुर जैसे देश की बात कर रहे थे, और कई सारे देश ऐसे हैं जहां पे जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। वहां पे एक डिसिप्लिन की आदत उनमें बाकायदा होती ही होती है। भारत जैसे देश के अंदर जहाँ इतनी सारी पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है नहीं, ऐसे में ये बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बन सकें, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि इन्होंने बात की कि पेरेंट्स से ही बच्चा सीख रहा है कि अब फॉलो नहीं करना है, तो ये बच्चे किनसे उम्मीद करें कि वो सेल्फ डिसिप्लिन बने, जो रेजोल्यूशन ले रहे हैं उसे डिटर्मिनेशन के साथ में पूरा कर सकें? उसमें क्या कुछ भूमिका इन बच्चों की रहती है? क्या कुछ सरकार कर सकती है इसमें? क्या कुछ पेरेंट्स कर सकते हैं? देखिए, अगर समझ ही रहे हैं कि पेरेंट्स की तरफ से भी त्रुटि हो रही है, और खास करके ये पेरेंट का, आप लोगों के पेरेंट्स का जो जनरेशन है, ये फर्स्ट कंज्यूमर जनरेशन है इंडिया का, तो वो थोड़ा मज़ा लूटने में भी बिजी हो गया है। तो कुछ अगर आप छूट भी गए तो इसको समझ लीजिए, और इसको बहुत कॉन्फ्रंटेशनल रिलेशनशिप में नहीं ले आए आप। अगर आप समझ चुके हैं, कई बार आदमी समझता है कि मेरे पेरेंट की क्या गलती है, लेकिन उस पर गौर करके किसी की भी ज़िंदगी की, किसी युग की, किसी काल की मिस्टेक्स होते हैं, और कई बार 100 साल बाद समझा जाता है कि इस समय ये गलती हुई।
आप अगर अपने जीवन में इसको समझते हैं तो उसको रादर देन कॉन्फ्रंटेशनल रिलेशनशिप में ले आने के बजाय यू गेट ऑन विथ योर लाइफ. एंड ऑन द एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन लेट मी जस्ट गिव यू 2 इनपुट्स. 2 बहुत छोटे छोटे इनपुट्स हैं. एक इनपुट है गांधी जी जो डायरी लिखते थे, और मैं ये कई बार मुझे लोगों ने कहा क्या आप एक पुरानी डायरी लेके बैठ जाती हैं, आप अपने एप्पल मैकबुक पे कैलेंडर है और ये है और वो है. पर उस डायरी में इतना बढ़िया, अगर आप डायरी लिखने का एक जज्बा अपनाते हैं और कलम से लिखते हैं तो देखिए कलम की निब पर जब आपका ध्यान जाता है तो सोचने की एक शक्ति जो है आप में अद्भुत. और हर दिन आप कोई रेजोल्यूशन मत लीजिए, आप केवल ये कहिए कि मैं अपने हर दिन का एक अवलोकन करूंगा और एक तय समय पर आज मैंने क्या किया इस डायरी के खाते में भर दूंगा. और कई बार मुझे दिखता है मैं अपने फादर इन लॉ जो गुजर गए उनकी डायरी देखती हूँ, अपने मदर की डायरी देखती हूँ, गांधी जी के डायरी से जो एंट्रीज थे उस पर लंबे समय पर वो अवलोकन कर पाते हैं. तो एक डायरी पे आप लिखना शुरू कीजिए. आखिर बगल वाले को क्या मतलब कि आप टाइम से उठे कि नहीं, आपने ये किया कि नहीं. लोगों को बोर हम थोड़ी कर सकते कि आज मैंने समय पे ब्रश कर लिया, आज मैंने ऐसा किया. लेकिन आप अपने निज के साथ अपना एक रिश्ता बनाइए और ये वो जगह हो जहां आपको अगर सच में कन्विक्शन के साथ लग रहा है कि मेरे पेरेंट भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं कि वो लाल बत्ती फांद रहे हैं. और लाल बत्ती तो आप छोड़ दीजिए, सबसे दुख मुझे लगता है कि जेब्रा क्रॉसिंग एक क्रॉस करके आप दिल्ली में देखिए और इतने जोर से हॉर्न बजाते हुए गाड़ी वाले आते हैं कि अरे क्या गलती कर रहे हो, दिख नहीं रहा तुम, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ जी. भाई मैं जेब्रा, अरे तुम कट जाओगे यहाँ तब तुम्हें समझ में आएगा, अभी तो तुम हटो यहाँ से जी. तो कई बार छोटे छोटे क्रॉसिंग्स पे मैं देखती हूँ कि 20-20 मिनट कोई फॉलो नहीं करता जेब्रा क्रॉसिंग के नियम को. तो आपको अगर दिखता है 5 लोग, आप लोग जाइए और रोकिए कि भाई रुक जाओ, पांव वाला है, तुम्हारे पास इतने हॉर्स पावर की गाड़ी है. तो विनम्रता से अगर आपको कुछ त्रुटियां दिखती हैं जी, उन त्रुटियों पर कलेक्टिवली एक्ट कीजिए, अकेले मत कीजिए. गांधीगिरी कीजिए एक तरह से. बिल्कुल, यानी कि कलेक्टिवली एक्ट कीजिए, डायरी कीजिए. और दूसरी बात कि गांधीगिरी भी अपनाइए थोड़ी बहुत. लेकिन जान लेते हैं जो मैम ने जो तरीके बताए, क्या सहमत है? आपको लगता है ये कुछ चेंज ला सकते हैं आपके लाइफ में, ये कुछ पॉइंट्स? Yes, they can bring a change to us. First, we should implement on ourselves, then we can think about the world. ठीक है. Or the people present around us. Yes. और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अगर हम खुद स्टार्ट करेंगे, अगर हमें कोई चेंज लाना है तो पहले तो अपने आप स्टार्ट करना होगा. बट हम देखते हैं कई बार जो चेंज लाना होता है उसमें बहुत सारे, एक मास का कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है. बट काफ़ी सारे लोग उसको फॉलो ही नहीं करते, कोई कंट्रीब्यूट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होता. ठीक है. तो लेकिन चेंज विद इन आता है जो आप कहना चाहते हैं. ठीक है, खेरा साहब फाइनल कमेंट्स करना चाहूंगा. एक तो कह रहे हैं कि चेंज विद इन ही आना चाहिए, अपने आप से अंदर से चेंज आएगा तभी बात बनेगी. दूसरा कह रहे हैं कि आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, ये एक इंट्रोस्पेक्शन करने का आपको एक मौका देता है. लेकिन फाइनल कमेंट्स जो हम बात कर रहे थे कि इंट्रोस्पेक्शन करना है, गोल्स को अचीव करना है, तो वो क्या तरीका हो? क्योंकि आपने बताया कि जब गोल्स हाथ से ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं तो वो कुछ फायदे वाले नहीं होते. गोल्स हमारे लिमिट के होने चाहिए, हमारे अचीवेबल होने चाहिए एक तरह से. लेकिन एक तरह से गोल को अचीव करना हो तो क्या कुछ करें, किस दिशा में आगे बढ़े? जो इन्होंने कहा है डायरी लिखना, उसको कहते हैं राइटिंग ए डायरी और ए जर्नल डेली. आप तकरीबन देखेंगे जो ज़िंदगी में किस लोगों ने जो कुछ एक स्तर हासिल किया है वो तकरीबन वो डायरी मेंटेन करते हैं. ये बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि डायरी आपको मजबूर कर देती है सोचने में. और डायरी तकरीबन जो लिखते हैं लोग वो रात को लिखते हैं ताकि अपने पूरी दिन का जो है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया जाए. जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम एक उससे एक अपने आप को ज्ञान हासिल करते हैं, समझते हैं. हम लोगों ने एक सक्सेस सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि रोज़ शाम को अगर सिर्फ हम 10 मिनट लगाएं सिर्फ 4 सेंटेंस भरने के लिए, टुडे आई फील, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ. दूसरा, टुडे आई हैव लर्नड, मैंने आज क्या सीखा, कुछ सीखा या नहीं सीखा, और सीखा तो क्या सीखा. थर्ड, टुडे आई एम प्राउड ऑफ, ठीक है, आज मेरे को किस चीज का गर्व है, कोई जो ऐसा काम किया जिसका गर्व है या नहीं है, और है तो क्यों है. अच्छा, और लास्टली, टुडे आई कमिट टू इम्प्रूव, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस चीज को मैं इम्प्रूव करूंगा. आप देखें डेली अगर यही सिर्फ 4 सेंटेंस अगर हम भरने शुरू कर दें 31 दिन तक, 31 दिन का जादू क्या है. किसी ने सही कहा है 31 दिन को आप कोई भी दिनचर्या को अगर रिपीट करते हैं 32वें दिन आदत बन जाती है, तो आपकी जिंदगी बदल जाती है.
So there is a way how to change life. ठीक, आपने बहुत अच्छा तरीका बताया कि 4 पॉइंटर्स वाला, ये काफी एक चेंज ला सकता है। मैम, फाइनल कमेंट्स आपकी तरफ से? फाइनल कमेंट्स में ये कहूँगी कि जैसे आपकी माँ आपको थपकी दे के सुलाई, और अक्सर पूरी दुनिया में बच्चों को सुलाया तो कहा जाता है कि लोरी गा के, वैसे आप थपकी दे के 2015 को आराम से सुलाइए। और सुलाते समय जैसे कहती थी कि हवा भी धीरे से आना, वैसे आप इंद्र, अग्नि, वरुण सबसे कहिए कि आने वाला साल जो हो वो केवल आपको ही नहीं, बाढ़ से, कहीं भूकंप से, कई मानव जाति, जनजाति जो परेशान रही, मानव के साथ हमारे जानवर, हमारे हरियाली, सबके लिए प्रार्थना कीजिए, एक समग्र प्रार्थना कीजिए। और केवल मैं, मेरा, मुझ में, मेरी सफलता के को हटा के आप एक समग्र सोच अगर बना सकते हैं तो 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि किस तरह से आप इस समय को थपकी दे के सुलाएंगे और इसके साथ इन शक्तियों को आगाज़ कीजिए। आप देखिए, खुद आप फील करेंगे, जिसको कि एम्पावर्ड या एनलाइटेंड कहा जाता है, खुद आपको लगेगा कि आपकी बातचीत एक लंबे समय के काल से हो रही है। तब आप छोटी छोटी घटनाओं से, छोटी छोटी जो वादा खिलाफी होती है, इन चीज़ों से आप मायूस नहीं होंगे और समय को आप खुद बनाने का काम जो है वो करेंगे। तो आप वक्त के साथ चलिए, सैंड कैसल्स मत बनाइए, चिंतन से वैसे कैसल्स बनाइए जो कि लंबे समय तक जो आए वो देख जाए कि देखिए ये बनाया जी। तो उम्मीद की इमारत आप बनाइए समय के साथ, और उम्मीदों पे दुनिया कायम है। इसी मोर्चे पर आप दोनों का ही शुक्रिया अदा करूंगा। आप दोनों जेनेक्स के इस पटल पर आए और रायशुमारी की। अखिरा साहब, आपका भी और मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो निष्कर्ष आज के कार्यक्रम का यही निकल करके आता है कि चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए, मैं से ऊपर आइए, हम के बारे में सोचिए और इंट्रोस्पेक्शन जरूर कीजिए। नया साल यानी 2016 आपकी जिंदगी के अंदर परिवर्तन जरूर लाएगा, ये उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ आप लोग समाज के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इस बात की भी उम्मीद करते हैं। इसी मोर्चे पर जेनेक्स की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।